हेलो हेलो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दिस वीक विद द शहजाद गियास शो। हमने रीनेम कर दिया है क्योंकि शहजाद बन चुके हैं सेलिब्रिटी। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि भाई अब इस शो पे आने के लिए मुझे पैसे देना पड़ेंगे। तो ज़रा इजी पैसा मैंने भेज दिया है आज की एपिसोड के लिए। अगले हफ्ते देखते हैं कि शायद वो मुझे बुलाएं ना बुलाएं। पियर्स मॉर्गन के शो पे तबाही मचाते हुए रॉकेट के रॉकेट उड़ाते हुए जहाज गिराते हुए क्या हाल है शहजाद आपके? सेलिब्रिटी वायरल मोमेंट का कैसा आपको फील हो रहा है? बैन होने के बाद वायरल हुए, ये बड़ा कम होता है लोगों के साथ कि एक तरफ बैन चल रहा है, दूसरी तरफ वायरल भी उसी इकोसिस्टम में हो रहे हैं आप। हाउ डेयर यू टॉक टू मी विदाउट गोइंग थ्रू माई पर्सनल असिस्टेंट। मैंने आपको बोला भी था कि अगर अब आपने एपिसोड करनी है तो आप स्केड्यूल करें। आप वैसे ही आ गए, खुद से आ गए। कैसा लग रहा है? अजीब लग रहा है। मैं भी, हमारे और भी जो ये हमारी साइड के कमेंटेटर्स हैं उसका एक ग्रुप है, उसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि थोड़ा अजीब अजीब नहीं लग रहा कि लोगों से प्यार मिल रहा है। तो बहुत ही एक रेयर चीज है। तो बस डिड द बेस्ट आई कुड इन द टाइम दैट आई एडिटर, वाज वो गिवन। वक्त बदल गया जज्बात बदल गया वाला मीम इधर लगा दें इस जी जी मोमेंट जी पे। जी। ही वॉज काइंड इनफ टू कॉल एज वेल। उनको मैंने एग्जैक्टली यही बात बोली। मैंने यार जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। पर उजैर, मैंने तो बहुत बकवास कर ली है। आई थिंक द पीपल आर सिक ऑफ हियरिंग मी टॉक अबाउट पाकिस्तान इंडिया एंड द वॉर। तो आज की एपिसोड आपके नाम पर है। और मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैंने कुछ नहीं प्रिपेयर किया हुआ आज। बट प्लीज उजैर, फर्स्ट लेट्स गेट योर इनिशियल टेक्स ऑन द वॉर एंड देन वी शिफ्ट द फोकस ऑन टू पाकिस्तान। आई थिंक जैसे हमने ऑफलाइन भी एस्केलेशन से पहले बात कर रहे थे, और रिकॉर्डिंग हमने लास्ट वीक जो की थी वो एस्केलेशन से पहले की थी, कि बेक्ड इन थी एटलीस्ट मेरे एनालिसिस में, और जिन लोगों से मैं बात कर रहा था हु वॉच दिस स्टफ वेरी क्लोजली, कि एस्केलेशन होगी। और एस्केलेशन प्राइमरीली जो एक्सपेक्टेड थी वो इसलिए थी कि आपका दोनों तरफ का इकोसिस्टम और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बड़ा क्लियर सिग्नल दे रहा था कि दे आर अनविलिंग टू बैक डाउन। जब एस्केलेशन हुई और चीज़ें जो हैं वो दे स्टार्टेड गेटिंग आउट ऑफ हैंड, तो ऑब्वियसली फिर ग्लोबल पावर स्टेप इन करते हैं। अब किसने किस वक्त किस तरह इंटरवीन किया, ये तो जब थोड़े हफ्तों में, महीनों में, सालों में, ये तीन फेजेस में हमें डिटेल्स पता लगेंगी, क्योंकि दिस इज़ द पैटर्न। हफ्तों के अंदर लॉन्ग फॉर्म रिपोर्टर्स बताएंगे थ्रू मल्टीपल कॉन्वर्जेशंस विद सीनियर ऑफिशियल्स, जो कि ना सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में अपने कोट्स देंगे, तो वो तो उनका एक बयानिया होगा, लेकिन इंग्लैंड से, यूनाइटेड स्टेट्स से, यूएई से, सऊदी अरब से जो की प्लेयर्स थे, उनकी ऑफ रिकॉर्ड हमें कोट्स आने लगेंगे लॉन्ग फॉर्म जर्नलिज्म में। तो पहला वेव ये होगा। दूसरा वेव होगा कि जब बिलखुसूस ट्रंप इंतज़ामिया से लोग निकलेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से, तो एक कल्चर है अमेरिका में, किताबें लिखी जाती हैं, तो उन किताबों में इस पूरे क्राइसिस का जिक्र आएगा, तो वो सेकंड वेव होगी। और तीसरी वेव होगी कि जब कभी भी डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, या वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस अपने मेमोइर्स लिखेंगे, या कोई और सऊदी अरब की साइड से, या यूएई की साइड से, या कतर की साइड से अपने मेमोइर्स लिखेगा, तब ये जिक्र आएगा। फॉर एग्जांपल, एक बड़ी ज़बरदस्त किताब है दी अफगानिस्तान फाइल, प्रिंस तुर्की ने लिखी है, एंड प्रिंस तुर्की वाज डीप इन इन द इंटेल साइड ऑफ द सऊदी स्टेट जब अफगान जिहाद चल रही थी। तो अगर आप वो किताब पढ़ें तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है फ्रॉम द मैन हिमसेल्फ, जो कि खुद इन कॉन्वर्जेशंस का उस पूरे ज़माने में हिस्सा था। तो ये सब तो आएगा, एंड आई थिंक एस्केलेशन का जो लेवल है वो एक नया नॉर्मल क्रिएट करता है इस पूरे रीजन के अंदर, कि अब आप एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंदर उस लेवल तक आ चुके हैं कि ना सिर्फ मिसाइल एक्सचेंज हुए शहजाद, बल्कि डुअल यूज मिसाइल, यानी कि ब्राह्मोस जो कि एक डुअल यूज मिसाइल है, वो इस्तेमाल किया गया। तो देर इज़ अ न्यू नॉर्मल नाउ अबाउट ड्रोन्स, अबाउट बैलिस्टिक कन्वेंशनल मिसाइल्स, डुअल यूज मिसाइल्स, जो कि एक बड़े डेंजरस लेवल पे आगे आने वाले वक्त में इस पूरे खत्ते को लेकर जाएगा। इसमें नॉर्मल सर्कमस्टांस में हमें किताबों का वेट करना पड़ता है, बट लकीली हमारे पास डोनाल्ड ट्रंप है, जिनके दिमाग में जो बात आती है वो बोल देते हैं। तो खबर तो जराए एड स्टार्टेड गोइंग राउंड्स कि जब ब्राह्मोस गिरा है तो इंटरनल मीटिंग में खादिम रिजवी के अल्फाज दोहराए गए कि लो फिर गौरी आया। तो इंटरनल जराए जो उस वक्त खबरें आ रही थी वो तो यही थी कि शाहीन वाज ऑन द टेबल।
ट्रम्प का जो अभी लेटेस्ट बयान आया है उसमें उसने इस तरह की बात की है कि लॉट्स ऑफ मिसाइल्स वर गोइंग टू बी यूज्ड, बिग मिसाइल्स। तो ये सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा तस्दीक कर देता है उस जराए की कि पाकिस्तान हैड पुट इफ नॉट न्यूक्स आर टैक्टिकल न्यूक्स ऑन द टेबल एंड सेड सर आ रहे या हैं फिर। शहजाद, तो इस पे अगेन फ्रॉम अ पर्सनल लेवल, दो टेबल टॉप एक्सरसाइजेज में मैंने खुद पार्टिसिपेट किया इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस की, एंड उसमें आप यही सिनेरियो प्ले आउट करते हैं। द कंट्रोल टीम होती है जो कि आपको कुछ चीज़ें करने देती है, कुछ चीज़ें नहीं करने देती, बट यू ट्राई टू सिम्युलेट इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस कैसे होगा। जिन दो एक्सरसाइज में मैं बैठा हूं, जिस लेवल ऑफ एस्केलेशन पे हम थे पिछले हफ्ते, उस पे यही होता है। यानी कि पाकिस्तान का एक बड़ा क्लियर डॉक्ट्रिन है, स्टेटेड डॉक्ट्रिन है, और ये दोनों साइड्स क्या बल्कि पूरी दुनिया के जो मिलिट्री एनालिस्ट हैं और पॉलिसी मेकर्स हैं उन्हें मालूम है कि एक सर्टेन लेवल ऑफ एस्केलेशन के बाद पाकिस्तान अपने टैक्टिकल न्यूज़ मोबिलाइज करेगा। अब वो कब कैसे करेगा, कितनी जल्दी करेगा, क्या वो नेशनल कमांड या न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी एनसीए का मीटिंग के बाद करेगा या उससे पहले करेगा, ईटीसी, वो ऑब्वियसली रियल टाइम में प्ले आउट होता है। बट टू मी ऑब्वियस सी सिचुएशन है कि जहां हम पहुंच चुके थे, जहां मिसाइल्स एक्सचेंज हो रहे थे, जहां नूर खान एयरबेस हिट हो चुका था, जहां मल्टीपल एयरबेसिस पे मिसाइल्स आ चुके थे, तो एक्सपेक्टेड ही है कि पाकिस्तान ने जो है वो न्यूक्लियर अपने टैक्टिकल साइट पे मूवमेंट शुरू कर दी थी। और वो क्यों, इसकी बड़ी लॉजिकल रीजन है, ये ब्लैकमेल नहीं है जिस तरह भारतीय मीडिया में कहा जा रहा है। ये इसलिए है कि पाकिस्तान के पास जो है वो कैपेसिटी डेप्थ में, यानी कि जियोग्राफिक डेप्थ में कम है। यानी कि अगर आपके एरियल एसेट्स जो हैं वो स्ट्रेन में आने लगते हैं किसी भी जंगी सूरत हाल में, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपके दुश्मन का यही होता है कि वो फिर लैंड मनूवर्स करे। तो जब आप ओवररन लैंड मनूवर्स की तरफ फियर कर रहे होते हैं, तो अगर आप इंतज़ार करते रहेंगे तो आपके न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं दे बिकम सिटिंग डक्स, बिकॉज योर एयर फोर्स इज अंडर स्ट्रेन एट दैट पॉइंट इन टाइम। दैट्स नॉट टू से कि पिछले हफ्ते स्ट्रेन में आ चुकी थी, अब लोग उसको ट्विस्ट आउट करेंगे, बट आई एम गेमिंग दिस आउट एसेंशियली। क्या जिन्होंने उजैर ट्विस्ट हमारी करना है कर पॉडकास्ट लें। की क्लिप्स ट्विस्ट आउट होके हाँ वायरल होती है? एग्जैक्टली, क्या ये एक होता बैन है के कि हमारी, बावजूद। कि हम ये जो हर हफ्ते बकवास करते हैं जो 30,000 लोग देते हैं, हाँ क्या इसके 2 मिनट निकाल कर पूरे भारतीय मीडिया पोस्ट करता है कि ये एग्जैक्टली, देखे? एग्जैक्टली exactly. तो आप जब जो है यू व्हेन यू आर एट रिस्क ऑफ बिकमिंग सिटिंग डक्स, तो यू एंड अप इन अ सिचुएशन व्हिच इज ईदर यू यूज इट और लूज इट। एंड दैट इज द, जो मैंने सिमुलेशंस किए हैं उसमें एग्जैक्टली यही प्ले आउट होता है। अदर पीपल आई हैव स्पोकन टू हैव डन मेनी मोर ऑफ दीज एक्सरसाइजेज, नो दिस एग्जैक्टली। तो जिन्होंने ये किया हुआ है या जिन जो लोग इन चीज़ों पे नज़र रखते हैं इस क्राइसिस सिचुएशन में, उनके लिए बड़ा एक्सपेक्टेड सा है कि एट दैट लेवल ऑफ द एस्केलेशन लैडर अगला स्टेप पाकिस्तान का हमेशा टैक्टिकल न्यूक्स ही होगा। सिंस ये इंटरजेक्शन हो गई है, हमारी जाफर एक्सप्रेस के बाद की पॉडकास्ट, उसकी एक क्लिप पूरे भारतीय सोशल मीडिया पे वायरल कर दी है एज एविडेंस दैट पाकिस्तान वाज बिहाइंड पहलगाम। क्योंकि हम स्पेक्यूलेट कर रहे थे कि अच्छा यार पाकिस्तान के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, कन्वेंशनल उसमें है। उसी क्लिप में जो आप ही पोस्ट कर रहे हैं एज एविडेंस, मैंने ये भी बोला है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं करेगा पाकिस्तान। बट आउट ऑफ ऑल द सिनारियोज, वन ऑफ द सिनारियो वाज कि यार ये तो फिर जिहादी ग्रुप हम एक्टिव कर देंगे। ऑब्वियसली जब आप स्पेकुलेट कर रहे होते हैं, सारे ऑप्शंस देख रहे होते हैं, दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस। ये तो कोई नहीं डिनाई कर रहा ना कि पाकिस्तान ने हिस्टोरिकली जिहादी ग्रुप्स को सपोर्ट किया है, इसका तो हमारे पास एविडेंस है। आई थिंक इंडिया ने जो पैराडाइम बना दिया है कि सारे के सारे पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं या तो टेररिस्ट सपोर्टर्स हैं, डू कंडेम हमास वाली जो फिलोसफी लेके चल रहे हैं। ना उजैर लश्कर तैयबा के फैन है, ना मैं लश्कर तैयबा का फैन हूँ। मोस्ट कॉमन पाकिस्तानीज आर नॉट फैंस ऑफ लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद, और फॉल शॉर्ट ऑफ कॉलिंग देम एज टेररिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम ये स्पेक्यूलेट कर रहे हैं तो ये एविडेंस हो जाता है देखा पाकिस्तान ही इसके पीछे था। या इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि शहजाद गयास की क्लिप लेकर आप पाकिस्तान के ऊपर बॉम्ब मार लो। अच्छा सजाद, इसके अंदर ये मसला प्रोपागेंडा का ये है कि अगेन आई वुड आल्सो से कि मेरे काफ़ी इंडियन दोस्त हैं जिनके साथ मैं ग्रुप्स में मौजूद हूँ, जो नुआंस रखते हैं और जो खुद कहते हैं उनका मीडिया पगला गया है और उनका इकोसिस्टम पगला गया है। पगलू मीडिया। हम, हाँ, पगलू मीडिया। हाँ पगलू मीडिया, डेलुलू इज द ओनली सलूलू या मीडिया हो गया ये, ठीक है ना। बट देर आर ऑल्सो वेरी रैशनल पीपल जिनसे मैं बात करता हूँ और उन्हें ये बात समझ आती है जो व्हाट आई एम अबाउट टू से, विच इज के यू एंड आई ग्रो अप, हम कराची में बड़े हुए,
उस जमाने में जब लिटरली घर के पास हमारे बम फटते थे। मुझे आज तक याद है अब्दुल्ला शाह गाजी की मज़ार वाला बम ब्लास्ट। मुझे आज तक याद है अपना क्या कहते हैं, चीफ मिनिस्टर हाउस के करीब वाला जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसने फ्लैटन कर दिया था सीआईडी की बिल्डिंग को। मेरे घर के, मैं दोस्त के घर पे बैठा हुआ था, हमारे शीशे टूट गए थे। उस बम, बहुत बड़ा बम ब्लास्ट था। तो हमने इन दहशतगर्दों का, इन जिहादी ग्रुप्स का ब्लो बैक एट अ पर्सनल लेवल देखा है। आई नो पीपल हु आर सपोज टू बी ऑन द स्टेज। जो निस्टर निस्टर पार्क में सुन्नी तहरीक का पूरा स्टेज उड़ा दिया गया था, निस्टर पार्क बॉम्बिंग कराची में जो हुई थी। They luckily did not make it to that event at that time for various reasons, but if they were there, they would have been dead. Somebody I know, my father knows personally, was on that stage, right? तो हमने पर्सनल लेवल पर देखा है। तो जब ये कि पूरा प्रोपागेंडा चलाया जा रहा है कि पूरा का पूरा पाकिस्तान दहशतगर्द है, पूरी की पूरी पाकिस्तानी अवाम दहशतगर्द है, भाई पाकिस्तान आप आएँ, हम आपको दावत देते हैं, आप आएँ, पाकिस्तानियों के साथ बैठें। पाकिस्तानी सिर्फ इंटेलेक्चुअल एलीट क्लास के साथ नहीं बैठे, आप आम शहरियों के साथ बैठें। उन्होंने फेस किया है इस दहशतगर्दी को, और वो इस दहशतगर्दी के फैंस नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनों को मरते हुए, अपनों को इंजर होते हुए, अपनों को ज़िबा होते हुए देखा है इस पूरे क्राइसिस के अंदर। बट अगेन ऑफ कोर्स आई बॉल्स के लिए, लोगों के इमोशंस उजागर करने के लिए बड़ा आसान है कि आप जो है वो हेट और इस तरह का प्रोपागेंडा करें। 100%। एंड आई थिंक पिछले हफ्ते मेरे भी जो बयानियां आए हैं वो इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको समझने की कोशिश है कि जो नैरेटिव दूसरी साइड से बन रहा है कि टेररिस्ट स्टेट है, विच इज़ वाई दे कांट बी टॉक टू, दे कांट बी डेल्ट विथ, इनको बॉम्ब करना ही या इनको आइसोलेट करना ही या इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय करना ही ऑप्शन है। दैट इज व्हाट आई बीन आर्ग्यूइंग अगेंस्ट, जो आप लोगों को नेशनलिस्टिक फॉरवर्ड लग रहा है। वापस आ जाते हैं अपनी बातों से। अलार्मिंग इंटेलिजेंस जो सीएनएन ने कही, वुड यू वांट टू कंजेक्चर के कि वो क्या था? क्योंकि जिस तरह आपने टैक्टिकल न्यूज़ की बात की, मुझे भी यही लगता है दैट देव ऑलवेज बिन ऑन द टेबल। ऐसा तो नहीं है कि ये एक अलार्मिंग इंटेलिजेंस होगी या ये शॉकिंग बात होगी किसी के लिए। जहां तक रेडिएशन लीक का ताल्लुक है मेरे दोस्त, फुकुशिमा में हुआ, सैन फ्रांसिस्को में पहली दफा पता चला गया था यार। फुकुशिमा जापान में भी पता चल गया था, बट सैन फ्रांसिस्को में दे कुड डिटेक्ट। चेर्नोबिल, स्कैंडिनेविया ने रिपोर्ट किया। रेडिएशन कोई बॉर्डर पे आके वीजा तो नहीं मांगती ना यार। तो अगर रेडिएशन लीक सरगोदा में हुआ है तो वो विद इन 100 किलोमीटर ऑफ योर बॉर्डर है। जाओ बॉर्डर पे यूं गीगा काउंटर रखो, या वो गीगा मीटर जो भी होते हैं देख लो। सो दैट रेडिएशन लीक ऑल्सो थ्योरी हैज नो बेरिंग इन फैक्ट। तो आपको क्या लगता है ये अलार्मिंग इंटेलिजेंस जो सीएनएन ने बोला एक सोर्स है, वो क्या ही हो सकती है? या स्पेकुलेट ही कर सकते हैं मेरे नज़दीक। एक तो ये ऑब्वियसली टैक्टिकल न्यूक हो सकता है, दैट ऑलवेज कैन बी कैटेगराइज एज अलार्मिंग इवन दो इट्स नॉट सरप्राइजिंग। बट क्योंकि उस वक्त आप, खतरे की घंटी तो बजती है ना उस इंटेलिजेंस पर। दूसरी जो स्पेकुलेशन मैं कर सकता हूँ, और कॉन्वर्जेशन में ये दो तीन लोगों ने मुझसे कहा कि दे ऑल्सो फील दैट दैट कुड बी द अलार्मिंग इंटेलिजेंस, वो ये कि नूर खान एयरबेस जो है वो एसपीडी से इतना दूर नहीं है। तो जब नूर खान एयरबेस पे अटैक किया गया, तो there could have been intelligence coming out of Pakistan that Pakistan is perceiving the attack as something more than what India intended. Again, in missile exchanges में perception का बड़ा अहम रोल होता है। तो जब आप परसीव करते हैं कि आपका एडवर्सरी जो है आपकी न्यूक्लियर कमांड को डिस्ट्रॉय करने पे तुला हुआ है, by doing something as escalatory as attacking Noor Khan Air Base, then you obviously go to a higher gear, even beyond the normal expectation of escalation. तो ये भी हो सकता है, कुछ लोगों ने कहा कि द परसेप्शन कि ये काउंटर फोर्स स्ट्राइक्स थी, एंड उनका गोल ये था कि आप जो हैं वो एसपीडी और न्यूक्लियर कमांड साइट पे ऑफिसर क्लास को या लीडरशिप को हिट करें। वो ऑब्वियसली बड़ा डेंजरस है, और वो डेंजरस क्यों है मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के अंदर देयर वर वेरी क्रेजी मोमेंट्स, दुनिया बड़ी करीब आ गई थी एपिक न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन के। उसके अंदर सबसे बड़ा फियर यही था कि अगर आप एक न्यूक्लियर सबमरीन में हैं, अमेरिकी या सोवियत न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर हैं, यू आर इन द मिडल ऑफ नोवेयर इन अ वाइड ओशन, डीप अंडर वाटर। आपका अगर किसी भी टेक्निकल वजह से राब्ता मुनक़ता हो जाता है मॉस्को या वाशिंगटन डीसी के साथ, यू एज द ऑफिसर्स इन दैट न्यूक्लियर सबमरीन डू नॉट नो कि आपका कैपिटल जो है वो खड़ा हुआ है या डिस्ट्रॉय हो चुका है न्यूक्लियर ब्लास्ट के अंदर। और उस वक्त आपने डिसाइड करना है
कि अगर वो 5 मिनट का ब्लैकआउट है, या 2 मिनट का, या 10 सेकंड का, 30 सेकंड का ब्लैकआउट है, तो अब आप क्या करें? क्योंकि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि यू अज्यूम कि एडवर्सरी ने आपको ख़त्म कर दिया है, और अब आपने रिस्पॉन्ड करना है, बिकॉज दैट्स व्हाट द हम्म, न्यूक्लियर ट्रायड एग्जिस्ट फॉर, विच इज़ द फाइनल लेग ऑफ इट टिपिकली आर सब न्यूक्लियर सबमरीन्स। तो ये बड़ा डेंजरस हो जाता है। तो इवन इन द इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट, जब आप एक काउंटर फोर्स स्ट्राइक को व्यू करते हैं एज बीइंग टारगेटेड एट योर न्यूक्लियर कमांड, हम्म, then the rung of the decision making goes very quickly down to the local commander level, local officer level, जहाँ बड़ी dangerous चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि वो कुछ और समझ सकते हैं कि क्या हुआ है, राइट? yeah. तो आई थिंक दैट कुड बी अनदर स्पेकुलेशन। I mean, the world was brought back from the brink of nuclear annihilation due to one commander taking a call in a submarine कि ये फेक radar reading है. उस just that one person held the future of the world in his hand in that moment. तो अभी तो मेन एनालिसिस जो पाकिस्तान में आ रहा है कि देयर इज नो कमिंग बैक, इंडिया में भी यही आ रहा है. बट अगर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का जिक्र आ ही गया है, एट द हाइट ऑफ इट, जब हम अमेरिका में सायरन्स बज रहे होते थे, बच्चे बेसमेंट में जाते थे, लोगों के घरों में बेसमेंट्स होते थे, न्यूक्लियर फॉल आउट की वीडियो चलाई जाती थी, उसमें जेएफके ने गोर्बाचोव को फोन किया एंड ब्रॉट इट बैक. तो कल डॉक्टर हसन अब्बास के साथ भी मैं एक शो में था, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की. डू वी नीड अ जेएफके राइट नाउ? डू वी नीड अ गोर्बाचोव राइट नाउ? आई थिंक वी नीड स्टेट्समैन ऑन बोथ साइड्स 100%। एंड अगेन शहजाद, जिस एरा में, वो एरा और मुश्किल हो चुका है कंपेयर टू दैट टाइम, और वो इसलिए क्योंकि अब एक पूरी पॉलिटिकल इकोनॉमी है हेट मॉन्गरिंग की, हमेशा से रही है, लेकिन अब वो आई बॉल्स और सोशल मीडिया और यूट्यूब और वीलॉग्स और उसके अंदर एम्पलीफाई हो चुकी है। तो एक पूरा सिस्टम है, सिमिलर टू जब हम पिछले महीनों से बात यही करते आए हैं कि पीटीआई का एक पूरा इकोसिस्टम है। वो इकोसिस्टम क्यों चलता है? वो इसलिए प्राइमरीली चलता है कि आपने रोज सनसनी मचा के आईबॉल्स अट्रैक्ट करनी है। तो दिस इज अनदर एग्जांपल एट अ मच बिगर स्केल, relatively स्पीकिंग, ऑफ दैट। तो अब आपको स्टेट्समैन चाहिए जो कि अपने दोनों तरफ जो है शहरियों को ब्रूटल ट्रूथ बताएं, कि वॉर इज़ नॉट द सोल्यूशन, देर इज़ नो वे आउट ऑफ दिस, यू आर नेबर्स, ज्योग्राफी आप अपनी चेंज नहीं कर सकते, एक मसला है दहशतगर्दी का। पाकिस्तान कहता है दहशतगर्दी का मसला बलूचिस्तान में है, कश्मीर से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। भारत कहता है कश्मीर में आप कर रहे हैं और बलूचिस्तान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, बात करेंगे तभी बात आगे बढ़ेगी ना। आई मीन द ट्रूथ इज समवेयर इन बिटवीन, प्रॉब्ली वन कैन एटलीस्ट यूज दैट एज अ मीन्स टू गेट टू द टेबल। तो स्टेटमेंटशिप चाहिए होगी, अब वो कैसे आती है आई डोंट नो। बट मोर इम्पॉर्टेंटली आई थिंक फॉर स्पेशली फॉर पाकिस्तान दिस शुड बी अ वेकअप कॉल फॉर द कंट्री, के बिजनेस एज यूजुअल, जिस तरह से पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट्स इन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा हो रही हैं, एक स्टेप चेंज की ज़रूरत है फ्रॉम दिस वेकअप कॉल। आ, इस पे पाकिस्तान पे ही आ जाते हैं. आई थिंक वॉर तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा डिस्कस कर ली. उम्मीद ही कर सकते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे स्टेट्समैन इमर्ज हों. बट जिनको लग रहा है इम्पॉसिबिलिटी है, दुनिया में देखें एट द हाइट ऑफ वॉर, पीपल हैव स्टेप्ड अप एंड मोमेंट मेक्स द मैन. तो लेट्स सी इफ दीज मोमेंट्स मेक मैन आउट ऑफ आवर लीडर्स. पाकिस्तान विनर्स लूजर्स में फ्रेम कर लें मुझे. विनर्स कौन है? आई थिंक पाकिस्तान के विनर ऑब्वियसली पाकिस्तान एयरफोर्स 100%। अच्छा, मुझे लगा आप बोलेंगे एक जा सवार आसिम मुनीर. नहीं, एयरफोर्स तो ऑब्वियसली नंबर हाँ, नंबर वन हाँ, हाँ. विनर है। तो एक और डैडी ए मिल्लत की बात कर रहे हैं आप? तो उन्होंने जो है आई थिंक दे दे पंच्ड अबव देयर वेट। और जो हम भूल जाते हैं कि एक एयरफोर्स और नेवी भी है। एयरफोर्स ने ऑब्वियसली लीड किया इस पूरे कैंपेन को, एंड दे केम आउट ऑन टॉप ऑन दैट साइड। आई थिंक सेकंड विनर ऑब्वियसली इज पाकिस्तान की अपनी मीडिया स्ट्रेटजी। हम क्रिटिसाइज करते हैं आईएसपीआर को फॉर वेरियस रीजंस, राइट रीजंस इन माय व्यू, ऑन द डोमेस्टिक पॉलिटिकल फ्रंट, जब वो अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं उन चीज़ों में जो उनका आइन से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में दे वर अहेड ऑफ द कर्व, जिस तरह ब्रीफिंग्स की गई। ठीक है, आप नुक्स निकाल सकते हैं, ये इस तरह नहीं होना चाहिए था वगैरह वगैरह, लेकिन बाय एंड लार्ज दे वर ऑन टॉप
ऑफ द ब्रीफिंग्स, बल्कि कल मेरी एक शख्स से बात हो रही थी यहाँ डीसी में ही। ही वाज अ रिटायर्ड अमेरिकन एयरफोर्स ऑफिसर। तो वो मुझे कह रहा था कि यार मैंने ब्रीफिंग्स तुम्हारी देखी, और वो मतलब प्रॉपर जो कहते हैं प्रोफेशनल मिलिट्री की जो ब्रीफिंग्स होती हैं जो मैं फाइटर स्कूल में देखता था, उस तरह की ब्रीफिंग्स थी। तो एटलीस्ट योर ऑफिसर्स आर वेरी वेल हम्म। ट्रेन्ड ऑन ब्रीफिंग साइड। इसमें एक थोड़ा सा तो पुशबैक मेरा सिर्फ ये है हम्म। कि मुझे पता है, सुनते तो हैं आप लोग, अगर आईएसपीआर आईएसआई का बस चल रहा होता, नॉट आईएसपीआर आईएसआई का बस चल रहा होता, तो मुजम्मिल साहब भी गायब होते, मैं भी गायब होता। तो हमारी जो ये सबसे एक्टिव वॉइसेस रही हैं, जिसमें मुजम्मिल शाह ने भी हाथ डाला है, मैंने भी हाथ डाला है, तो अगर आप हमें ही बंद कर दोगे, या रफ्तार ने भी वीडियोस बनाई हैं, उनको तो आपने एक्चुअली बंद कर दिया था। तो जो लोग सोशल मीडिया पे अच्छा काम कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज आपको जब वो काम पसंद नहीं आता आप उनको उठा के बंद कर देते हो। तो जब इस तरह के वक्त आते हैं, जब जेन्युइनली आप सही हो, genuinely we didn't support Pakistan because we're Pakistanis. Well, part of it was that, but also because Pakistan was genuinely right. मुंबई में हम नहीं बोलते, हम कितनी पॉडकास्ट कर चुके हैं, मैं मुजम्मिल एजाज सईद, बार बार 26/11 में वेर लाइक हाँ, पाकिस्तान की गलती है, आज इंडिया की गलती है। तो जो सच बोलने वाले हैं, खुदा के वास्ते हमें तंग करना छोड़ दो भाई। मैं इसी तरफ आ रहा था कि एक और विनर पाकिस्तान का यूट्यूब और इन्फ्लुएंसर इकोसिस्टम है, बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट कि जिसको शैतानी मीडिया कुछ महीनों पहले कहा जा रहा था, उसी शैतानी कोट अनकोट मीडिया ने सपोर्ट की टू व्हाट यू सेड। एंड आई थिंक फाइनली द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट विनर फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव आर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। कि एक क्राइसिस मोमेंट में जब ड्रोन्स उड़ रहे हैं, आपको पता नहीं है कि क्या होगा, आपको सामने का प्रोपेगेंडा भी नज़र आ रहा है ऑनलाइन कि तबाह कर देंगे, तोड़ देंगे पाकिस्तान को, वगैरह वगैरह। उस पूरे मोमेंट के अंदर पाकिस्तानी अवाम ने, पाकिस्तानी शहरियों ने अपना सेंस ऑफ ह्यूमर इंटैक्ट रखा, अपनी ज़िंदगियां लीड करते रहे जिस तरह वो कर रहे थे, एंड दे वर कंटिन्यूइंग टू फाइंड जॉय इन दीज मोमेंट्स हम्म। ऑफ क्राइसिस, जो कि एक बड़ी स्ट्रेंथ दिखाती है एक सोसाइटी की, कि जंग के ऊपर ऑन होने वाली है, अटैक्स हो रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं, आप मीम्स बना रहे हैं, आप वीडियोस के ऊपर हंस रहे हैं, राइट? हम्म। विच वाज it's a very good case study of like the Pakistani people and their psyche, which is good to have in a moment like that when you don't take things too seriously, where it leads to mass frenzy and war fever and things like that. So I think those were my four winners. I don't know if you wanted to add anything. नहीं मतलब इस अवाम का आप क्या करोगे? लाइक मलीर कैंट में ड्रोन से मैंने बहुत लोगों से पूछा कि क्या हालात है, एक इंसान नहीं है जिसने गाड़ी में बैठ के वो चला गया हो। मतलब आप मलीर कैंट को ड्रोन नजर आ रही है और लाइक ठीक है यार, मेरे चाचे का घर डिफेंस में, मैं वहां चला जाऊँ। एक इंसान ने ये नहीं किया, सब लोग रात के 3-4 बजे छत पर आ गए कि कहाँ ड्रोन है। जहां ड्रोन गिरा है लोग वहां पहुंच गए हैं। नूर खान एयरबेस पे हमला हुआ है, उधर रात को फूड पैंडा के राइडर्स आना शुरू हो गए, उनको इतनी रश जमा हो चुकी थी। फिर आप वो एक वीडियो देखें, एक बंदा M3 राइफल लेकर ड्रोन मार रहा है। शूट डाउन तीस कर रहा है सेकंड तो ड्रोन को। 3 सेकंड तो आर्मी वाले ने देखा कि तू कर क्या रहा है। उसके बाद से बोला चलो ठीक है, काम तो सही कर रहा है, वो भी साथ खड़ा हो गया। किसी ने ये नहीं पूछा, Pakistan is not for beginners. That is the किसी main ने takeaway. ये नहीं पूछा कि तेरे पास ये राइफल थी। पहले तो मुझे ये बता, घर पे ये राइफल रखी हुई क्यों है जिससे ड्रोन भी तुम शूट डाउन कर सकते हो? लोग ड्रोन को जूते मार रहे हैं। सरगोदा में रिपोर्ट आई कि पुलिस जब तक आर्मी पहुंची ड्रोन रिकवर करने के लिए, लोग ड्रोन लेके भाग चुके थे। पुलिस अब उनको ढूंढ रही है कि ड्रोन चोरी किसने किया है ड्रोन इंडिया दे का। दो भाई तो वापसी। ये अवाम जो है, पगलू पगलू हमारी अवाम है। पगलुओं से आप ना पंगा ले। इसमें Yeah. हमने तारीफें तो बहुत कर ली, क्लियरली DGISPR, आसिम मुनीर, बिग बिग ह्यूज विनर्स, बट वन पॉलिटिकल कमेंटेटर हु आई रियली रिस्पेक्ट इन पाकिस्तान, का मुझे फोन आया था, उनसे मेरा डिस्कशन हो रहा था। तो उनका खदशा ये था कि यार कुछ अब आगे ना कर लें, एंड आई वाज लाइक कुछ आगे करने की जरूरत क्या है? मतलब शहबाज शरीफ है उनके पास, जो आर्मी बेस पे भी जाकर स्पीच देते हैं तो वहां पर भी डजन इमर्ज एज इज ओन लीडर एंड इज लाइक थैंक यू टू आसिम मुनीर। तो जरूरत तो उनको कुछ करने की नहीं है, बट अब हमारा पेट्रियोटिक फर्वर खत्म हो चुका है। तो दैट यू थिंक ऑल ऑफ दिस मीन्स दैट आर एस्टेब्लिशमेंट विल रियलाइज के letting people be free, letting Twitter be open, letting people speak, building an ecosystem, or letting an ecosystem on YouTube build is good for Pakistan? Or will they go back to their old ways
and this will end up hurting Pakistani democracy even more because this has emboldened our establishment. I think democracy side with obviously near term में the military is dominant and I think उसकी कल अंसार अब्बासी की खबर थी अब उसके आगे आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि क्या होता है but even Imran Khan is now willing to talk to Shehbaz Sharif, right? So there's a recognition among some PTI folks that I talk to के डोमिनेंस इतनी हो गई है कि अब बातचीत ही करनी पड़ेगी और बातचीत शहबाज शरीफ के थ्रू ही करें तो बेहतर है कि उनके सामने वाली पिंडी पार्टी ने तो फ़ोन नहीं उठाना, पहले ही नहीं उठा रही थी, खत के जवाब नहीं दे रही थी, अब नहीं उठाना. So I think the military is firmly in control, and I don't see a net improvement on the constitutionality of this regime or the flow of democracy in the near term. अगर ये बातचीत आगे चलती है, एक नए रूल्स ऑफ द गेम सियासतदान आपस में तय करते हैं तो शायद स्पेस तय हो. आई थिंक इसके आगे भी मेरे नज़दीक जो है कि इस मोमेंट को पॉजिटिवली जिस तरह इस वक्त लिया जा रहा है जायज़ है. लेकिन मीडियम टर्म में आपको इस मोमेंट से बहुत कुछ सीखना पड़ेगा. मेरे मेरे दिमाग में तीन चार चीज़ें हैं. नंबर एक, आपका जो पूरा इंडस वाटर ट्रीटी का जो क्राइसिस है वो आपके एग्रीकल्चर को तबाह कर सकता है, बट दैट क्राइसिस इटसेल्फ इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर इनोवेशन एंड रिफॉर्म आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में, बिलखुसूस छोटे किसान का. तो ये जो एक मोमेंट है यूनिटी का, एक मोमेंट है रियलाइजेशन का कि वी नीड टू ब्रेक फ्रॉम द पास्ट, इसमें आपने ये रिफॉर्म करना है. कनाल्स नहीं बनाने, कनाल्स में सिंधी प्रोटेस्टर्स को मारना नहीं है. उन प्रोटेस्ट के अंदर बातचीत करके छोटे किसान के ऊपर नज़र रख के आपने उस किसान की जो है इनोवेशन की तरफ उसकी नज़र जो है लेके जानी है. नंबर एक. नंबर दो, आपका जो इंडिजिनस स्पेस और सैटेलाइट कम्युनिकेशंस का सेक्टर है वो लैग कर रहा है दूसरी ममालिक बिलखसूस इंडिया के मुकाबले में. आपने प्राइवेट स्पेस कॉम सैटेलाइट कॉम्स के सेक्टर को स्टार्टअप्स के थ्रू, इनोवेटर्स के थ्रू आगे लेके जाना है. वो आप नहीं लेके जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट ना सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस पर है बल्कि आपके जो बाकी सेक्टर्स हैं जिस पे आपको सैट इमेजरी चाहिए, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स वगैरह, ये सारी इनोवेशंस करनी है बिलखुसूस एग्रीकल्चर सेक्टर पे, वो आप फॉरेन कंपनीज पे रिलायंट हो जाएंगे. तो इट्स बेस्ट टू बिल्ड सम इंडिजिनस कैपेसिटी बिकॉज आपकी इकॉनमी के लिए भी अच्छा है और आपके डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी अच्छा है. दैट्स द सेकंड सेक्टर. एंड आई थिंक आपका जो थर्ड मेन लिमिटेशन है वो आपकी इकोनॉमिक है कि इस वक्त आपके पास जो अब आपको इन्वेस्टमेंट्स चाहिए होंगी टू स्ट्रेंथन द वीकनेसेस फ्रॉम दिस कॉन्फ्लिक्ट, जिसके अंदर एयर डिफेंसेस हैं. आपने बलिस्टिक सॉरी कन्वेंशनल मिसाइल साइड पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा डिटरेंस इस्टेब्लिश करने के लिए, उस कैपेसिटी को बढ़ाना होगा. बाकी प्लेटफॉर्म्स की इंटीग्रेशन एक्सपेंशन जो आपने करनी होगी, उस सब के लिए क्या चाहिए? डॉलर. आपको डॉलर कमाने के ज़राए लाने पड़ेंगे और उसके लिए आपकी जो मीशत की रिफॉर्म्स हैं वो ज़रूरी हैं. आज की गुड न्यूज़ जब मैं सुबह उठा तो अप्रूव हो गया. अब ऑब्वियसली विल सी इन द बजट के ये कितना पुश होता है कि एक पूरा ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म फ्रेमवर्क जो है वो अप्रूव हुआ है, कटिंग कस्टम्स ड्यूटीज ऑन इम्पोर्ट सेमी फिनिश्ड गुड्स एक्सेट्रा, विच आई हैव बीन एंड मैनी लाइक मी हैव बीन आर्ग्यूइंग फॉर. तो इस मोमेंट ऑफ यूनिटी में अगर आप ये कर जाते हैं तो 4-5 साल में आपको बड़ा फ़ायदा होगा इसका. और आखिरी आखिरी बात, ये मैंने कल मेहर बुखारी के शो में भी कही थी कि देखिए जब बम गिरता है या दुश्मन के टैंक्स पाकिस्तान में आते हैं तो वो बम या वो टैंक्स जो हैं जो डिस्ट्रक्शन लाएंगे वो एक फॉर्मल फैक्ट्री के ऊपर भी लाएंगे, एक फॉर्मल बिजनेस और सैलरी क्लास के घर के ऊपर भी लाएंगे. लेकिन वही डैमेज जो है वो अनारकली के रिटेलर और होलसेलर पे भी लगेगा और रियल एस्टेट हाउसिंग सोसाइटी या उसके प्लॉट और फाइल ओनर्स पे भी लगेगा. तो अगर आपने दिफा करना है और दिफा में इन्वेस्ट करना है तो ये नहीं हो सकता कि सैलरी क्लास और इंडस्ट्रियल क्लास, फॉर्मल इंडस्ट्रियल क्लास 50-50% के टैक्सेस दे और इनफॉर्मल सेक्टर में रिटेलर्स, होलसेलर्स, रियल एस्टेट सेक्टर वो कुछ ना दे. तो अगर दिफा सबका होना है तो कंट्रीब्यूशन भी सबकी बराबर की होनी चाहिए जितना उनका इक्विटी डिमांड करती है. तो आपने टैक्स रिफॉर्म करना है इस मुल्क में. इसलिए नहीं, हम कोशिश कर चुके हैं कि आईएमएफ से निकलने के लिए, लेकिन इसलिए कि अगर आपने अगले 5-10 साल में अपने दिफा, और ये एक वेकअप कॉल है आपके लिए कि सामने देर सीरियस अबाउट हिटिंग यू हार्ड, तो यू नीड टू मेक श्योर कि वो सेक्टर्स जो टैक्स नेट से बाहर हैं फॉर वेरियस रीजंस बिकॉज ऑफ देयर इन्फ्लुएंस और वट एवर,
एक कॉन्वर्जेशन हो पाकिस्तान के अंदर कि बिजनेस एज यूजुअल कैन नॉट गो ऑन, बिकॉज इफ द एयर फोर्स इज गोइंग टू डिफेंड, इट्स गोइंग टू डिफेंड एवरीबडी, देयरफॉर एवरीबडी मस्ट कंट्रीब्यूट इन एन इक्विटेबल मैनर एज वेल। दोज वर माय बिग पॉइंट्स। नहीं, जब वो इंडिया ने नूर खान बेस को अटैक किया था तो मैंने ट्वीट कर दिया था कि इंडिया इज अबाउट टू फाइंड आउट व्हाई कराची डजंट हैव रोड्स। कल रात मेरे दोस्त भी कह रहे थे कि एयरफोर्स की परफॉर्मेंस देखकर समझ में आ गया क्यों मैं 40% मेरी 40% सैलरी क्यों कटती है। उस रात मुझे समझ में आया। समझ आ उन गया। बॉयज ने तो ऐसी की तैसी कर दिया कि आपने खान साहब का जिक्र कर दिया। आपने एक दफा पहले बहुत अच्छी बात की थी कि पीटीआई नेवर लूजेस एन अपॉर्चुनिटी टू लूज एन अपॉर्चुनिटी। सो टू थिंग्स। फर्स्ट के कितना उन लोगों ने ये सिचुएशन को मिसरीड किया, क्योंकि ट्यूसडे को हुई मुलाकात इमरान खान की अलीमा खान से। अलीमा खान बाहर आई। उन्होंने बोला ये नवाज शरीफ और मोदी का एक और लंदन प्लान है। वही उन्होंने अपनी पुरानी ट्रिक निकाली, रिपीट की। वो खान साहब करिश्मा से बोलते हैं तो लोग यकीन कर लेते हैं। वो अलीमा खान में उस तरह का करिश्मा नहीं है, तो इतना उसको बायन नहीं मिला। फिर जब इंडिया ने अटैक किया तो अलीमा खान ने बोला कि ये मोदी इनको चमाट मार के चला जाएगा, ये कुछ भी नहीं करेंगे। पीटीआई के जो ऑफिशियल पेजेस है वो शहबाज शरीफ की बेगर्स मस्ट नॉट बी लूजर्स टाइप चीजें पोस्ट कर रहे थे। इमरान रियाज खान ने व्लॉग बनाए कि मेरे पास मिलिट्री सोर्सेज बता रही हैं कि ये पूरा का पूरा ड्रामा है। साबिर शाकिर ने ट्वीट किया कि अमरीकी सफारतकार से उनको पता चला कि पूरा का पूरा ड्रामा है, इंडिया पाकिस्तान ड्रामा कर रही है। पिछली दफा जब हुआ था तो वजाहत एहसन खान ने बोला था कि ईरान ने और आसिम मुनीर ने पूरा मिसाइल का पूरा ड्रामा किया है। आदिल राजा इंडियन मीडिया पे जाकर बोल रहे हैं कि मेरे पास मिलिट्री सोर्सेज है कि पहलगाम जनरल आसिम मुनीर ने कराया है। हम सबको तो पता है कि आदिल राजा की दो कौड़ी की क्रेडिबिलिटी नहीं है। बट इंडियन ने हेडलाइंस लगा दी, फॉर्मर मेजर इन पाकिस्तान आर्मी विसल ब्लोअर लीक्स। तो यही सबसे बड़े नाम है ना पीटीआई के इकोसिस्टम में, मीडिया इकोसिस्टम में, जो पीटीआई का बयानिया बनाते हैं, आगे लेके चलते हैं। इनके पास ऑफिशियल पोजीशंस हो या ना हो, टॉप 10 पीटीआई की जो वॉइसेस हैं उनमें यही लोग आते हैं। तो ये कितनी बड़ी मिसरीड थी। देन मे बी विल कम टू द नेगोशिएशंस। या इसके अंदर अगेन फुल डिस्क्लोजर, यू नो दिस, वजाद इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, और उसके अंदर अमंग दीज लॉट्स ही वाज मच बेटर फ्रॉम द कवरेज आई सॉ। उनका बट बट मैंने ईरान वाला मेंशन किया। अब हाँ, ईरान पुराना वाली जो थी, इस मोमेंट में बट ही वाज द मेन कवरिंग सोर्स फॉर द स्टोरी के ओल्ड ईरान वन। वाला फेक किया था हाँ, पाकिस्तान इंडिया ने। ओल्ड वन। तो उसके इस पूरे मोमेंट में जो मेरा व्यू है वो ये कि अगेन इवन इन डायस्पोरा, इस पूरे क्राइसिस में जो बात मेरी कुछ लोगों से, अगेन दिस इज ऑल एनेक्डोटल, वो ये कि दिस रियली हर्ट seeing this happen. Even for people जो इस पूरी क्राइसिस और एस्केलेशन और वॉर से पहले प्रो पीटीआई थे, डेमोक्रेसी की बात करते थे एक्सेट्रा, उन्होंने जब ये होते हुए देखा तो दे वर लाइक वेट अ मिनट, दिस इज नॉट व्हाट वी बिलीव इन, दिस इज नॉट द मोमेंट टू बी डूइंग दिस टाइप ऑफ स्टफ। एंड आई थिंक अगर इस मोमेंट से जो लेसन सीखना चाहिए पीटीआई को वो ये कि इन हरकतों का बड़ा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा, ना सिर्फ आपकी कोर एक सपोर्ट बेस के अंदर वेदर इट्स डायस्पोरा और विद इन पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तानी अफवाज के अंदर, जो कि हम पिछले 8-10 साल से सुनते थे कि पीटीआई बड़ी पॉपुलर है। हम्म। बाजवा साहब की एनेक्डोटल रिपोर्ट है कि उन्होंने क्यों डिसाइड किया खान साहब को इलेक्शन जितवाने का, क्योंकि वो एक डिनर पे थे और वहाँ सारे के सारे ऑफिसर्स और उनकी बेगमात जो हैं वो खान साहब की फ़ैन थी, राइट। तो उन्होंने समझा कि मेरी पूरा इंस्टीट्यूशन जो है वो खान और पीटीआई के साथ खड़ा है। एनेक्डोटल सच है या नहीं है, इट्स अ गुड एनेक्डोट पॉइंट टू मेक अ पॉइंट। बट इसेंशली आपने इस क्राइसिस के अंदर जब पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की सोल्जर्स जो हैं वो लिटरली अपनी जिंदगियां खो रहे हैं, खोई हैं जिंदगियां अपनी मुल्क के दिफा में, आप अंडरमाइन कर रहे हैं रियासत को, ये बड़ा हम्म। इम्पैक्ट है। और ये ओन गोल है, क्योंकि आपने उस इंस्टीट्यूशन के अंदर जो इंस्टीट्यूशन के यंग ऑफिसर सोल्जर्स जो कि कल जाके शायद जनरल बनेंगे, उनको आपने लूज कर दिया है पोटेंशियली। And I think coming back from that will be very difficult, and that will be the biggest problem moving forward that Mr. Khan and the PTI will face. क्योंकि एक तो था आपका इससे पहले का पर्सनल इशू विद जनरल मुनीर, तो एक उम्मीद होती थी कि जनरल मुनीर जब मूव ऑन करेंगे तो फौज कोर्स करेक्ट करेगी और कोर्स करेक्शन के अंदर आपके लिए ओपनिंग एक बार फिर मिलेगी, जैसे नवाज शरीफ को मिली, कई दफ़ा मिल चुकी है, पीपल्स पार्टी को कई दफ़ा मिल चुकी है। लेकिन दिस इज नाउ अ डिफरेंट लेवल, आप एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे आ चुके हैं इन दिस क्राइसिस, जहां आने वाली जनरेशन ऑफ ऑफिसर्स, क्योंकि वो फ्रंट लाइन पे आज थे, 5 साल बाद वो ऑफिसर्स जो हैं वो जर्नैल बनेंगे,
उन्हें ये बात याद रहेगी कि जब मुल्क के दिफा की बात थी, मुल्क थ्रेटन हो रहा था, आपने डिफेंड करना था, आपका इकोसिस्टम, आपकी पार्टी, आपके करीबी लोग अंडरमाइन कर रहे थे उसी इंस्टीट्यूशन को फॉर पेटी पॉलिटिकल रीजन। आई डोंट थिंक दिस विल बी फॉरगॉटन दैट इजीली। आई डू थिंक पीटीआई हैज रियलाइज दैट इज वेल, क्योंकि अब उनका हर जगह, वो इमरान रियाज खान हो, उनके टीवी पे जाने वाले लोग हों, उन्होंने ये बयानिया बना दिया है कि सोशल मीडिया पे पीटीआई लीड कर रहा था, इसीलिए हमने क्योंकि अफवाज का साथ दिया है तो आप इमरान खान को रिहा करते हैं। तो जबकि पीटीआई फ्री इमरान खान ट्वीट करवा रहा था, जैसे वो टॉम क्रूज है टॉप गन का, और पीएफ के जहाज देखिए, उसी ये ने तो ये चलाने तो हैं। मैं खुद एक कंफर्म कर देता हूं कि एक अहम जराए से मुझे जो फोन आ रहे थे वो ये नहीं आ रहे थे कि पीटीआई का इकोसिस्टम शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है और वो बड़ा खुश हैं उसके इकोसिस्टम की एम्पलीफिकेशन से। फोन ये आ रहे थे कि यार शहजाद गयास और मुजम्मिल को अगर आप जानते हैं तो उन्होंने कहा बड़े अच्छे पॉइंट्स वो कर रहे हैं। तो ठीक है ना, दुनिया वक्त बदल गया था इस तरह से। तो ये तो मैं अपने लेवल पे कह सकता हूँ कि अहम जराए से फोन ये आ रहे थे कि शहजाद और मुजम्मिल और इनको कहें कि वेल डन। अब अहम जराये से आपको फोन आ रहे हैं, मुझे जराये ने डायरेक्टली मैसेज कर दिया देयर भाई। यू गो। जराये ने खुद मैसेज किया है मुझे, आप बात कर रहे हैं। मुझे डायरेक्ट गुड जॉब फ्रॉम द टॉप आया शहजाद के है। पास इस वक्त आप यू शुड गेट लाइक 10 ऑफ दोज मोनोपोली कार्ड्स, गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड्स, और वो रखें अपने पास एक डेक में के पिंडी से मैंने आए तो भाई फ्री मारंग बलोच ट्वीट कर दिया, मैंने आज तो नहीं उठा सकते। आज तो फ्री इमरान खान बोल दे, आज तो कोई नहीं उठाएगा। आई नो दैट यू हैव अ हार्ड आउट इन 8 मिनट्स, मे बी 5 मिनट में इसको रैप अप करते हैं। इन टर्म्स ऑफ द नेगोशिएशंस, खान साहब, हमने 1000 करोड़ दफा डिस्कस कर चुके हैं कि सर उनको स्ट्रेटेजिक रिट्रीट समझ में नहीं आता, एक डिल्यूजनल सेल्फ बिलीफ है विच वर्क्स आउट कि अच्छा जी 6 मैच हार भी गए हो वर्ल्ड कप में, लेकिन वर्ल्ड कप हम ही जीतेंगे, समहाउ वो कॉन्फिडेंस हो जाता है। पर उसका नुकसान ये होता है, यू एंड अप ओवर प्लेइंग योर हैंड, कि आपकी तो रेड लाइन मैं मिटाऊंगा ना, इट्स आइदर यू और मी। उस पैराडाइम में जो उन्होंने सारे गेम्स खेले, वो 9th में हो, वो 26 नवंबर हो, 26 नवंबर के बाद, 26 नवंबर पे आपकी जो भी राय है, ठीक है, हम इख्तलाफ कर सकते हैं कि उस रात क्या हुआ। इस बात पे तो कोई इख्तलाफ नहीं है कि पीटीआई की बार्गेनिंग पोजीशन उसके बाद से बहुत ज्यादा वीकन हो गई है। इस तरह की भी खबरें मिली कि लेटर्स लिखे जा रहे हैं। फिर असमा शराजी ने जनरल आसिम मुनीर से एक प्राइवेट उसमें पूछा कि क्या करेंगे, उन्होंने बोला जो करना है शहबाज शरीफ से करें, मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो 26 नवंबर के बाद जब आपकी पोजीशन वीकन हो गई थी, तब आर्मी एस्टेब्लिशमेंट ने आपकी कोई बात नहीं सुनी। तो इन आर्ग्यूबली, इन माई ओपिनियन, सिंस इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, इमरान खान की पोजीशन इतनी वीक और आर्मी की पोजीशन इतनी स्ट्रांग कभी नहीं हुई, जनरल आसिम मुनीर की पॉपुलैरिटी से ज्यादा कभी भी नहीं हुई। इस पोजीशन पे पीटीआई का नेगोशिएशन टेबल पे आकर सरेंडर से कम वो क्या ही ऑफर कर सकते हैं एट दिस पॉइंट? व्हाट आर दे टू गेन by coming on the negotiating table and also agreeing to talk to शहबाज शरीफ, also offering कि हम शहबाज शरीफ से बात कर आई लेते थिंक हैं। आई थिंक सबसे बड़ा गेन पोटेंशली, एंड आई एग्री के फ्रॉम अ रूथलेस एनालिटिकल perspective, now you are way past your peak and you are bargaining from a significant position of weakness, no doubt about it. जो ओनली गेन, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इवन ऑन द अदर साइड वेदर इट्स पिंडी और इस्लामाबाद, इस बात पे थोड़ा सा सोच विचार की जाए कि इस पूरे क्राइसिस के अंदर हमने इसको अपनी पॉडकास्ट लास्ट वीक आई थिंक क्रिटिसाइज भी किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट ट्रायल्स की इजाज़त दे दी है। नहीं होना चाहिए था, ब्लैक डिसीजन है, इट वायलेट्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स दैट यू एंड आई स्टैंड फॉर। एट द हाइट ऑफ रिस्क द उसके वॉर वी डिस्कस दिस। in the height of the war we did. या This is a very dangerous path overall, but it is even more so dangerous क्योंकि इस जंग से पहले एक पूरी कॉन्वर्जेशन थी, साइड कॉन्वर्जेशन थी कि शायद खान साहब का मिलिट्री ट्रायल हो, और इस डिसीजन के बाद वो दरवाज़ा पूरा खुला हुआ है। और मेरी उम्मीद ये है कि डिस्पाइट the PTI and Imran Khan being in a position of weakness, relative weakness at this point in time because of all that we've discussed, that the other side reconsiders where it's about to go, because मेरा व्यू ये है कि ये मिलिट्री ट्रायल की तरफ लेके जाएंगे केसेस को, खान साहब के इन पर्टिकुलर। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, ये ओवर रीच होगा, ये अच्छी बात नहीं होगी पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए। और उम्मीद ये है कि इस नेगोशिएशन का प्रोसेस आगे बढ़ने से इस दरवाजे को एटलीस्ट बंद किया जाए। अगर मैं उम्मीद करता हूं तो सिर्फ इस रिलीफ की उम्मीद करता हूं, और ये रिलीफ नहीं होगी, ये एक्चुअली विन फॉर पाकिस्तान होगा, बिकॉज नो पॉलिटिशियन
at wall whatsoever should go through that process. जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जुडिशल मर्डर के बाद एक लेसन जो हमने सीखना चाहिए था वो यही था कि आप इस तरह सियासतदान को, जैसे आपको पसंद हो या ना हो, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इस तरह वायलेट करेंगे तो मुल्क का ही नुकसान होगा. तो दैट्स माय ओनली होप राइट नाउ. One can hope that now with the military also having buy-in with the people, the military also having some popularity with the people, they use that to their advantage and come to a amicable solution that works for Imran Khan, that works for Shahbaz Sharif, that works for Zardari, that works for the military establishment. और मुल्क के जो हमारी जंग है वो भी थोड़ी ठंडी हो जाए without any side looking like a losers. Find a win-win solution. ख़त्म करें ये लोकल नॉनसेंस भी ख़त्म करें, इंटरनेशनल नॉनसेंस भी ख़त्म करें. मुश्किल वक्तों में ही अच्छे लोग अगर सामने आए. जाते जाते गिलगित बल्तिस्तान से हमारे लिए जान ने खबर दी है कि गिलगित बल्तिस्तान के जो एक्टिविस्ट हैं, जो टूरिस्ट वहां आते हैं और जो गंद करके जाते हैं उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको उठा लिया गया है या उनके खिलाफ साइबर क्राइम भी इस्तेमाल कर रहे हैं. कंडेम 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 हाईली कंडेम. जस्ट बिकॉज हमने आपको जंग में सपोर्ट किया इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब हमारे लोगों पर डंडे मारेंगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे. हम कल भी आपकी ऑपोजिशन करते थे, आज भी आपकी ऑपोजिशन करते हैं. आवाम के ऊपर आप जब क्रैक डाउन करेंगे, रिप्रेशन करेंगे, हम आवाम की आवाज़ बनेंगे. आप पे कोई अटैक करेगा तो हम आपकी आवाज़ बनेंगे. सो हाईली कंडेमेबल व्हाट्स हैपनिंग इन गिलगित बल्तिस्तान. फ्री महारंग बलोच एंड फ्री और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू जैर. टेक केयर. बाय बाय. थैंक यू. खुदा हाफिज.